चलिए जय हिंद। तो देखिए आइए और जुड़ जाइए अपने टेस्ट सीरीज के 27वें वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम ऊष्मागतिकी के क्लास करने वाले हैं, अर्थात ऊष्मागतिकी का रेलवे एनटीपीसी मतलब रेलवे के जितने भी डिपार्टमेंट एनटीपीसी हो, ग्रुप डी, एलपी टेक्नीशियन, इन सभी एग्जामों में इनसे प्रश्न पूछा गया। ठीक है, तो चलिए ऊष्मागतिकी का प्रश्न हम सब देखते हैं कि कौन से प्रश्न हमें ऊष्मागतिकी का पूछा। ठीक है, तो ऊष्मागतिकी जबकि 2014 से लेकर के 22 तक जितने भी एग्जाम पढ़े हैं उसका प्रश्न है, ये 2021 का प्रश्न है। इनमें कौन सा वैद्युत उपकरण जूल के तापमान के नियम पर आधारित नहीं है? कौन से जूल के तापमान पर आधारित नहीं है? तो इलेक्ट्रिक केतली जो कि जूल के नियम पर आधारित है। वैद्युत प्लग एवं स्विच ये है जो आधारित नहीं है। आयरन और फ्यूज ये सब सभी जूल के तापमान पर नियत क्या है? आधारित हैं। नहीं वाला पूछा था, इसलिए विद्युतीय प्लग एवं स्विच हम देंगे। देखिए क्या कहता है ऊष्मा, ये जूल का तापन नियम क्या है वो हम आपको लगाएं। देखिए जूल के तापन नियम के अनुसार क्या होता है, जो देख लीजिए किसका, जूल के तापन नियम के अनुसार। देखिए किसी वैद्युत चालक में वैद्युत धारा अर्थात आई हो गया तथा प्रवाहित करने में उसे उत्पन्न उष्मा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग का सीधा समानुपाती होता है। अर्थात ये जो हीट हैं, चालन का जो नियम निकलता है उसमें प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती, अर्थात उस धारा के वर्ग के समानुपाती तथा चालक के प्रतिरोध आर के भी समानुपाती, तो आर के भी समानुपाती एच हुआ, और चालक में प्रवाहित हो रही धारा के समय टी के भी समानुपाती होता है। अर्थात जो उष्मा होते हैं, अर्थात किसकी, जूल के तापन नियम के अनुसार जो हीट होगा धारा के वर्ग के समानुपाती, प्रतिरोध के समानुपाती और समय के समानुपाती के बराबर होते हैं। अर्थात H बराबर आई स्क्वायर आर टी निकलेगा। H बराबर आई स्क्वायर आर टी। देखिए फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी वैद्युत चालक में वैद्युत धारा से प्रवाहित करने पर उत्पन्न उष्मा की मात्रा जो उस धारा के वर्ग के और प्रतिरोध तथा समय के समानुपाती होता है, जो उसकी उष्मा होती है। देखिए हम इस प्रश्न पे लाते हैं, यही चीज ना, जूल के तापन नियम, इलेक्ट्रिक केतली पानी गर्म करने वाला, तो उसको हीट चाहिए ना, आधारित है। प्लग और स्विच को हीट चाहिए नहीं, इसीलिए ये बी वाला नहीं हुआ था। आयरन को भी हीट चाहिए, और वैद्युत परिपथ में प्रयुक्त फ्यूज भी गर्म हो जाते हैं, तो इसीलिए यह हीट जूल के नियम पर आधारित था और प्लग और स्विच आधारित नहीं थे। चलिए आइए अगले प्रश्न में चलिए। गर्मी सीधे के संदर्भ में नहीं होता, तो थर्मल ऊर्जा के मापन में गर्मी सीधे के संदर्भ में नहीं होता। ऑप्शन ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या प्रश्न 832 नंबर। ठीक है, गर्मी सीधे खाली स्थान संदर्भित नहीं होते हैं, तो किसके संदर्भित नहीं होते हैं, तो डायरेक्ट थर्मल ऊर्जा के मापन में संदर्भित नहीं होता। चलिए आइए अगले प्रश्न में आइए। स्थिर अवस्था में ऊष्मा प्रवाह का तात्पर्य क्या? अवस्था क्या स्थिर है, अब उसमें ऊष्मा का प्रवाह का तात्पर्य क्या होगा कि ऊष्मा के प्रवाह होगा जो धीरे धीरे होगा। अवस्था स्थिर हो चुका तो कोई प्रवाह नहीं होगा। दो बॉडी के बीच ताप अंतर ना हो, ये स्थिर अवस्था, गलत बात है। स्थिर अवस्था में तो दोनों का तापमान स्थिर हो, उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो, ये बात सही है। क्योंकि जब स्थिर अवस्था कहिए रहा तो उष्मा ना तो जाए, मतलब दो वस्तु से इस वस्तु से इसमें भी नहीं आएगा और इससे इसमें भी नहीं आएगा, स्थिर रहेगा। अर्थात उष्मा प्रवाह समय पर आधारित हो, यही सही है, क्योंकि उष्मा प्रवाह की दर स्थिर हो। बॉडी का तापमान समान दर से बढ़े, और जब बढ़ेगा तो फिर इधर उधर लेन देन होबे करेगा, लेकिन यहाँ उसकी स्थिर होना चाहिए, तभी ना स्थिर अवस्था कहलाएगा। तो उष्मा प्रवाह की दर क्या हो, स्थिर हो। चलिए अगले प्रश्न आइए, क्या कह रहा, ऊष्मागतिकी का 0वां नियम क्या कहता है? देखिए इसमें हम डायरेक्ट आपको आंसर बता देते हैं, बाकी चर्चा आगे हम करेंगे। ऊष्मागतिकी का 0वां नियम यह कहता है कि जब दो प्रणाली तीसरी प्रणाली के साथ, जब दो प्रणाली है और तीसरी प्रणाली के साथ ऊष्मा संतुलन में है, तो वे एक दूसरे के साथ ऊष्मा संतुलन में ही होता है। जब दो प्रणाली है, वो तीसरी प्रणाली के साथ में भी अगर उष्मा संतुलन में हो तो वो एक दूसरे, मतलब तीनों एक साथ में संतुलन अवस्था में होगा। तीनों एक दूसरे के साथ में क्या होंगे, संतुलन अवस्था में होंगे। ये ऊष्मागतिकी का 0वां नियम कहता है। और प्रश्न देख लीजिए 14 जेई के प्रश्न है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में कौन सही है, इसमें कौन सही है? जैसे क्या करा, जल का विशिष्ट आयतन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर उष्मा दिया जाता है तो क्या होगा?
जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल को उष्मा दिया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ते हैं? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है, गलत बात। पहले घटता है फिर बढ़ेगा, आयतन पहले घटेंगे उसके बाद बढ़ेंगे, तब बर्फ का आयतन बढ़ जाता। बर्फ का आयतन क्या हो जाता? पानी की तुलना में बढ़ जाते, तभी तो पाइप क्या हो जाता? फट जाता। पाइप लाइन के द्वारा जो पानी को सप्लाई किया जाता है, उस पाइप में बर्फ जम जाने के कारण बर्फ का आयतन बढ़ जाता और बढ़ने की वजह से पाइप फट जाते हैं, ठीक है। तो लेकिन जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से उष्मा देंगे तो पहले ये घटेगा और फिर इसका बढ़ेगा, ठीक है। तो बी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्या कहा जाए? ब्रह्मांड की एंट्रोपी की प्रवृत्ति होती है, कैसी होती है? एंट्रोपी की प्रवृत्ति अधिकतम होती है। देखिए ब्रह्मांड की एंट्रोपी क्या कहा जाता है? अधिकतम और ये न्यूनतम औसत क्या है? एंट्रोपी का अर्थ निकलता ये है ना कि ब्रह्मांड में तापमान की लगातार वृद्धि हो रही है। ब्रह्मांड में तापमान की लगातार क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। इसीलिए ब्रह्मांड में एंट्रोपी की प्रवृत्ति हमेशा क्या होती है? अधिकतम होती है, बढ़ते जाती है, अधिकतम बढ़ते जाती है। चलिए आ जाइए अगले प्रश्न। जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना जिस उपकरण से उसका तापमान मापा जा सकता उसे क्या कहते हैं? जैसे देखिए जिसका तापमान लिया जाना है उसे स्पर्श किए बिना, मतलब उसको बिना छूले, जैसे हमें सूर्य का तापमान मापना है तो सूर्य को छूने जाएंगे कि बिना छूले उसका तापमान मापेंगे। उपकरण से उसका तापमान मापा जाता है, वो कौन विधि के द्वारा? तो विकिरण और पायरोमीटर। क्योंकि उच्च तापमान अगर मापना है, उच्च तापमान अगर हमें मापना होता है तो हम सब पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो विकिरण विधि के द्वारा ही बिना स्पर्श किए किसी वस्तु का तापमान ज्ञात हम कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए अगले प्रश्न पे आइए। क्या करा? एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में ऊष्मा संतुलन तब प्राप्त किया जाता है जब दो पिंडों के बीच, देखिए ऊष्मा क्या हो चुका? संतुलन हो चुका। मतलब कहने का मतलब ई भी एक वस्तु है और ई भी एक वस्तु, दोनों को जब स्पर्श किए गए हैं नजदीक में तो दोनों का तापमान अगर 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाए तभी तो इसका ऊष्मा क्या कहलाएगा? संतुलन कहलाएगा। तो किया जाता तब दो पिंडों में पहुंचती है समान ऊष्मा ऊर्जा तक, समान एंट्रोपी तक, समान तापमान तक। देखिए जब उसका तापमान समान हो जाता है तो वह ऊष्मा संतुलन ही कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न आइए। देखिए प्रश्न सब जेई का प्रश्न है। एक ऊष्मागतिकी प्रणाली में वह प्रक्रिया जिसमें आयतन अस्थायी रहता है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मतलब आयतन है जो बराबर होता, समदाब, अगर वायुमंडलीय दाब बराबर होता तब कहते हैं। सममितीय कहेंगे, आयतन जब बराबर हो तो उसे सममितीय कहेंगे। क्या कहेंगे? सममितीय कहा जाएगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। आइए क्या कहा जा रहा? दाब व आयतन का गुणनफल जो पीवी है वह आंतरिक ऊर्जा यू के योगफल का क्या होता है? यू के योगफल का क्या होता है? कहने का मतलब क्या हो रहा? दाब हो या आयतन का जो गुणनफल निकलता पीवी, आयतन और दाब का गुणनफल क्या निकलता? पीवी जो निकलता है वह पीवी तथा आंतरिक ऊर्जा जो उसके यू है के योगफल का क्या होता है? तो एंथैल्पी होता है। क्या होता है? एंथैल्पी। उसके योग्य को क्या कहे जाते हैं? इसके पीवी और यू के योग्य को क्या कहा जाता है? एंथैल्पी कहा जाता। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे 40 का। चलिए 40 के बाद 41 प्रश्न लग रहा है छूट चुका, इसलिए 42 डायरेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, 42 आइए। ऊष्मागतिकी के किस नियम के द्वारा ऊर्जा संरक्षण के नियम को कहा जाता है? ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम? तो देखिए ऊष्मागतिकी के नियम है, अभी हमें इसी के बाद शायद हम लगाए होंगे, ऊष्मागतिकी का नियम भी हम सब कंप्लीट कर लेंगे। तो ऊष्मागतिकी के कौन से नियम में हमें क्या मिलता है? ऊर्जा संरक्षण का नियम मिलता है। तो प्रथम नियम से ही हमें ऊर्जा संरक्षण का नियम मिलता है। देखिए ऊर्जा संरक्षण मतलब ऊर्जा का ना तो विनाश होगा और ना ही इसे हम उत्पन्न करेंगे, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम होगा जो कि हमें यह प्रथम नियम से प्राप्त होते हैं। अवश्य ही लगाए होंगे। चलिए देख लीजिए ऊर्जा किसका नियम? तो ऊष्मा से संबंधी जो नियम है अर्थात ऊष्मागतिकी के लिए जो नियम है वो नियम इस प्रकार है। ऊष्मागतिकी का नियम जैसे इसका एक होता शून्यवान नियम, प्रथम नियम, द्वितीय नियम और तृतीय नियम, अर्थात नियम 4 है लेकिन हम शून्य से शुरू करते हैं इसलिए 3 तक ही पहुंचते हैं। तो देखिए ऊष्मागतिकी का शून्यवान नियम क्या कहता है कि ऊष्मीय संतुलन नियत पर आधारित हो जो तापमान को परिभाषित करता, मतलब ऊष्मा संतुलन की अवस्था में हो, ना
कोई अगर दो वस्तु की तुलना कर लें तो एक दूसरे वस्तु से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, एकदम संतुलन की अवस्था में हो, इसी उसको शून्यवा नियम कहते हैं। ठीक है, और जो तापमान को क्या करता, परिभाषित करता। देखिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम क्या कहता कि ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यह यांत्रिक ऊर्जा को परिभाषित करता है। ठीक है, पहला जो शून्यवा नियम है वह तापमान को परिभाषित करता है और प्रथम नियम जो है वो आंतरिक ऊर्जा को परिभाषित करता है और ऊर्जा संरक्षण के नियम पर भी आधारित है। चलिए ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम क्या कहता है, एंट्रोपी से संबंधित है, अर्थात एंट्रोपी को परिभाषित करता है जो ऊर्जा की प्रवाह की दिशा को बतलाता है। जैसे ब्रह्मांड में डायरेक्ट लगातार तापमान क्या होता जाता, बढ़ता जाता है, उसी को एंट्रोपी कहते हैं। तो ये ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम उससे संबंधित है। ठीक है, और साथ में एंट्रोपी को परिभाषित करती है। तो ऊष्मागतिकी के दूसरा नियम, ऊर्जा संरक्षण के नियम पहला नियम, और ऊर्जा संतुलन के नियम को शून्यवा नियम कहते हैं। तीसरे नियम आइए क्या कहता है, इस नियम से एंट्रोपी से संबंधित यह परम शून्य तापमान एंट्रोपी को परिभाषित करता है। मतलब जो ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम भी है वह एंट्रोपी के क्या, एंट्रोपी से ही संबंधित है और यह परम शून्य तापमान पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है। देखिए एंट्रोपी की परिभाषा हमें दूसरे नियम से भी मिलते हैं, लेकिन यह शून्य तापमान पर एंट्रोपी का परिभाषा ऊष्मागतिकी के तीसरे नियम से मिलता है। ठीक है, तो आप अवश्य याद रखिए, शून्यवा नियम में ऊर्जा संतुलन, ऊष्मागतिकी के पहला नियम में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में एंट्रोपी से संबंधित है जो एंट्रोपी को परिभाषित करता है। ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम यह कहता है कि एंट्रोपी से ही संबंधित है लेकिन परम शून्य ताप पर एंट्रोपी को परिभाषित करता है, यह तीसरे नियम से। ठीक है, चलिए कंप्लीट हुए होंगे। चलिए एक आदर्श गैस समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा यदि ताप परिवर्तन डेल टी दिया गया है। तो देखिए डेल एच क्या पूछा गया, एक आदर्श गैस के समीकरण के लिए एंथैल्पी में परिवर्तन डेल एच क्या होगा, किसके बारे में पूछा जा रहा, डेल एच के बारे में पूछा जा रहा, क्या होगा यदि उसका तापमान परिवर्तन डेल टी दिया गया है, जहां Cp उष्मा क्षमता की स्थिर दाब हो और C भी उष्मा क्षमता की स्थिर आयतन हो, V से आयतन और P से प्रेशर हो गया। ठीक है, तो क्या निकलेगा, डेल एच बराबर क्या निकलेंगे, डेल एच बराबर क्या निकलेगा, तो Cp डेल टी निकलेंगे, Cp डेल टी निकलेंगे, अर्थात उष्मा क्षमता की स्थिर दाब पर और गुणा इसके साथ T रहेगा अर्थात समय रहेंगे, तो Cp बटा Cp इंटू डेल टी निकलेंगे। ऑप्शन डी हमारे सही हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलिए, ऊष्मा संतुलन क्या कहता है, तो ऊष्मा संतुलन यही ना कहता है कि ऊष्मा संतुलन ये कहता है सूर्य से उत्सर्जित ऊष्मा और पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊर्जा के बीच में संतुलन है, नहीं। ठीक है, सौर्य विकिरण को परिभाषित ऊष्मा संतुलन नहीं करेगा। पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा जो आई उसको अवशोषित किया और विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच को संतुलन करता है, ये होते हैं ऊष्मा संतुलन। ठीक है, पृथ्वी द्वारा अवशोषित आपतित ऊष्मा और साथ में विकिरण के रूप में बाहर जाने वाली ऊष्मा के बीच की में संतुलन को ही हम सब ऊष्मा संतुलन कहते हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए 46 नंबर आ जाइए, क्या करा, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम एंट्रोपी को परिभाषित करता है। देखिए अभी हमने बताया कि परम शून्य ताप पर अगर एंट्रोपी को परिभाषित करने की बारी आए तो यह तीसरा नियम, और इसमें सिर्फ एंट्रोपी को परिभाषित करने की बात कही है तो कौन से नियम, तो दूसरे नियम हो जाएगा। एंट्रोपी को परिभाषित तो दूसरे, जैसे शून्यवा नियम क्या कहता है, ऊष्मा संतुलन रहेगा, ये शून्यवा नियम हो गया। पहला नियम क्या कहता, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर पहला नियम। दूसरा नियम क्या कहता, एंट्रोपी को परिभाषित करता है। और ऊष्मागतिकी का तीसरा नियम क्या कहता कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी को परिभाषित करे, इसमें सिर्फ एंट्रोपी को परिभाषित करने का रहा था, इसलिए हम द्वितीय नियम लेंगे। ठीक है, चलिए यहां से तरंग का शुरू होता है और इस क्लास में इतना ही, तरंग वाले अगले क्लास में। ठीक है, हम सोचे हैं कि एक एक क्लास में मतलब एक एक टॉपिक देखो निपटाएं। तो चलिए 27वां हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, और यहां से हम सब तरंग की ओर चलेंगे, वेव। ठीक है, तो चलिए क्लास में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।